गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके बीच में 7th क्लास की साइंस का 4th चैप्टर फिनिश हो चुका है। उसका HW वर्क जो भी है उसको आप लोग कर लीजिएगा। आज 7th का नेक्स्ट चैप्टर जो 5th चैप्टर होगा उसको हम पढ़ाएंगे आपके सामने और इसकी एक्सरसाइज पर भी चर्चा करेंगे। तो 5th चैप्टर पढ़ने के लिए आप लोग इसके नोट्स बनाते रहिए प्रॉपर में, और जो भी बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं वे सभी बच्चे 7th क्लास के जो आप लोग के संपर्क में हों, यदि जानकारी ना हो तो उन्हें जानकारी ये प्रोवाइड करवा दीजिए, आपस में शेयर कर लीजिए। क्लासेस चल रहे हैं, क्लासेस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके सामने है, चैप्टर 5। और इस चैप्टर 5 को पहले पढ़ लेंगे, फिर पढ़ने के बाद इसके बारे में क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो ये चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश यानी लाइट। तो लाइट क्या होती है इसके बारे में जानें। प्रकाश एक ऐसा माध्यम होता है, प्रकाश एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो प्रकाश के माध्यम से ही हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, देखें। प्रकाश स्रोत के बारे में बात करें तो प्रकाश का जो स्रोत है सबसे बड़ा वो कौन है, सूर्य है, जो कि हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसके अतिरिक्त कुछ वस्तुएं होती हैं जिनके द्वारा प्रकाश प्राप्त होता है। तो जो वस्तुएं प्रकाश को प्रदान करती हैं, प्रकाश देती हैं, वे सभी वस्तुएं ल्यूमिनस कहलाती हैं। कौन सी कहलाती हैं, ल्यूमिनस, यानी जिनके द्वारा प्रकाश प्राप्त होता है ऐसे वस्तुएं ल्यूमिनस कहलाती हैं, और जिनके द्वारा प्रकाश प्राप्त नहीं होता है उनको कहते हैं नॉन ल्यूमिनस यानी कि अदीप्त वस्तुएं। तो वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं प्रकाश के स्रोत के आधार पर, एक होती हैं अदीप्त, दूसरा होती है दीप्त। तो दीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं, दीप्त वस्तुओं को इंग्लिश में ल्यूमिनस बोलते हैं। तो ल्यूमिनस थिंग्स कौन सी होती हैं, ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है वे सारी वस्तुएं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, और जिनसे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है वे सभी अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, देख लीजिएगा। सूर्य, तारे, जलती हुई मोमबत्ती, लैंप, बल्ब, जुगनू स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुएं हैं, तो इनको ल्यूमिनस कहते हैं, अर्थात दीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसके अतिरिक्त बात करते हैं अदीप्त वस्तुएं। तो चांदनी रात में आपको क्या दिखाई देता है, चांद दिखाई देता है, तो आपको लगता है चांद से प्रकाश आ रहा है। दरअसल में इसकी सच्चाई कुछ और है। प्रकाश चांद से नहीं आता है, सूर्य के प्रकाश के कारण चंद्रमा चमकता है, और तो चंद्रमा कैसा हुआ, एक प्रकार का अदीप्त वस्तु ही, अर्थात जैसे कि आस पड़ोस देखते होंगे जिनसे प्रकाश नहीं, जैसे कि चारपाई, आपके कमरे में बेड, और पुस्तकें, ये सभी कैसे हैं, दीवार, ये सभी कैसे हैं, नॉन ल्यूमिनस वस्तुएं हैं। और कुछ बात करते हैं कुछ वस्तुओं को हम लोग कृत्रिम तरीके से यानी कि मैन मेड तरीके से इनको हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, तो इनको कहते हैं कृत्रिम स्रोत प्रकाश का। जैसे कि मिट्टी के तेल का लैंप बना लेना, दीपक, टार्च, लालटेन, ये सभी कैसी हैं, ये सभी कैसी हैं, मानव निर्मित वस्तुएं हैं। कैसी हैं, मानव निर्मित वस्तुएं हैं जिन्हें हम कृत्रिम प्रकाश स्रोत के द्वारा जानते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश स्रोत यानी प्रकाश के आधार पर कितने प्रकार की वस्तुएं होती हैं। तो प्रकाश के आर पार जाने के आधार पर कि कुछ वस्तुओं में प्रकाश आर पार जाता है और कुछ वस्तुओं में प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है। तो इसके आधार पर इसे हम दो प्रकार की पदार्थों में डिवाइड कर सकते हैं, चाहे कह लो 3 प्रकार की। पहला होता है पारदर्शी, यानी जब प्रकाश किसी वस्तु से आर पार जाए तो उसे हम कहते हैं पारदर्शी।
कौन सी वस्तु कहते हैं? पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे ये क्रियाकलाप दिया, एक मोमबत्ती को इधर जला दिया गया, बीच में कांच रख दिया गया, इधर हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि प्रकाश आर पार जाता है। तो ये जो प्रकाश की लौ आपको दिखाई दे रही है, ये वास्तव में जो ये वस्तु इस्तेमाल की जा रही है, पदार्थ इस्तेमाल, जिसको कांच कह रहे हैं, तो कांच एक ऐसा पदार्थ है जिसके द्वारा प्रकाश आर पार जा सकता है। तो इसको कहते हैं पारदर्शी वस्तुएं। तो ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार जा सकता है उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, और ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है, ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। तो वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है पारदर्शी वस्तुएं, दूसरी कौन सी होती हैं? दूसरी होती अपारदर्शी वस्तुएं। तो पारदर्शी वस्तुएं समझ में आया कि आर पार प्रकाश जाए। और तीसरी वस्तु जो होती है जिसको कहते हैं पारभासी या अल्प पारदर्शी। तो पारभासी क्या होता है? पारभासी का अर्थ होता है कि पूर्णतः प्रकाश आर पार ना जाए, अल्प मात्रा में प्रकाश आर पार जाए। ठीक है, तो ऐसी वस्तुओं को हम पारभासी वस्तुएं कहते हैं। अब बात करते हैं इन तीनों के विषय में। पहला है पारदर्शी पदार्थ से प्रकाश आर पार निकल सकता है, जैसे हम बता रहे थे। अपारदर्शी से बिल्कुल नहीं निकल सकता है। अल्प पारदर्शी से कम मात्रा में प्रकाश जो है निकल पाता है। अब प्रकाश के संचरण के लिए कुछ एक प्रयोग दिखाया गया। ये देखा गया कि क्या प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। तो इसको देखने के लिए जो है ये कार्डबोर्ड ले लिए गए 3, और तीनों कार्डबोर्ड में जो है जो छेद किया गया वो एक सीध में छेद किया गया, ताकि प्रकाश सीधे आंखों तक पहुंचे। अब इसको फिक्स कर दिया, जैसे कि इसमें मेज पर लगा हुआ है। एक बालिका छेद के द्वारा प्रकाश को यानी कैंडल को देखती है। तो कैंडल को देखने पर पाती है कि सीधी उठ कैंडल आपको दिखाई देती है, लो टेढ़ी मेढ़ी नहीं दिखाई देती। इसका अर्थ क्या है कि प्रकाश जो है जो चलता है वो कैसा चलता है? एक सीधी रेखा में चलता है। बोलो। फिर बात करते हैं कि प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। पहले तो प्रकाश किरण जाना। देखिए, किरण का मतलब होता है सीधी रेखा में चलने वाला प्रकाश, यानी कि सीधी रेखा में जो प्रकाश चल रहा है वो प्रकाश किरण कहलाता है। और कई किरणों का समूह जब एक साथ चलता है तो ये होता है समांतर किरण। समांतर किरण क्या होता है? प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में जा रही हैं, साथ साथ जा रही हैं, तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को हम लोग समांतर किरण पुंज के नाम से जानते हैं। ठीक है। तीसरी बात होती है जिसको कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। इसमें क्या होता है? प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आके टकराती हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा, क्रिस 3 मूवी। तो क्रिस 3 मूवी में क्रिस जो लास्ट सीन में होता है तो एक कांच के टुकड़े से सारे प्रकाश की किरणों को एक जगह पर एकत्रित करता है और उन किरणों के द्वारा काल को मारता है। तो वहाँ पर टेक्निक जो इस्तेमाल की गई है वो टेक्निक इस्तेमाल की गई है अभिसारी किरण पुंज, यानी कई स्रोतों के द्वारा प्रकाश एक जगह पर एकत्रित होता है। तो ये कैसा माध्यम है? ये जो है अभिसारी किरण पुंज है जो एक जगह पर एकत्रित होता है। इसके अपोजिट बात करें तो ये कैसा है? उल्टा है कि एक प्रकाश जो है एक स्थान से फैल रहा है। अर्थात एक टॉर्च लीजिए और टॉर्च को जलाएंगे तो टॉर्च से प्रकाश क्या होता है? फैलता है। तो ये कैसी किरणें हैं बेटा? ये अपसारी। अपसारी मतलब इकट्ठा होना, अपसारी मतलब जो है फैलना। तो इन किरण पुंजों को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब बात करते हैं कि छाया के बारे में। छाया क्या होती है? तो छाया के कारण ही क्या होता है? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण इत्यादि होता है, वो सब छाया के कारण ही होता है। चलो एक एक्सपेरिमेंट इस पे कर लेते हैं। एक टार्च, काला कागज तथा एक छोटी बॉल लीजिए। एक काला कागज है, एक टॉर्च है, छोटी बॉल लेते हैं। तो उसके बाद में काले कागज के बीच में एक छोटा छेद करके टार्च के कांच पर चिपका दीजिए। देखो चिपका दिया।
और चिपकाने के बाद अंधेरे कमरे में जाइए और टार्च को जलाइए, तो आपको पता चलेगा कि जो बॉल है उसकी आकृति जो है पीछे की तरफ छाया बनती है। तो छाया का मतलब होता है प्रतिबिंब। छाया का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब। यानी किसी भी प्रकार, किसी भी वस्तु का जो प्रकाश के द्वारा प्रतिबिंब बनता है वही आपका छाया कहलाता है। बात समझ पा रहे हैं? क्या कहलाता है? छाया कहलाता है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट भी यही दिया है। टॉर्च ले लिया, बॉल ले लिया। अब इसमें 3 चीज़ें क्लियर करनी है। देखो, जो पीछे काला बनता है, काला इसका प्रतिबिंब बनता है, इसको कहते हैं प्रच्छाया। क्या कहते हैं? प्रच्छाया। और ये जो इसके बाद में मेन जो इसका बनता है प्रतिबिंब, इसको प्रच्छाया कहते हैं। इसके अलावा जो काला भाग होता है उसको कहते हैं उपछाया। और उपछाया के कारण ही वस्तु का प्रतिबिंब और बड़ा दिखाई देता है। फिर उसके बाद में ये 2 पॉइंट हैं, प्रच्छाया और उपछाया। तो प्रच्छाया का अर्थ समझ में आया होगा। प्रच्छाया का अर्थ होता है कि वस्तु द्वारा जो मुख्य प्रतिबिंब बनता, मुख्य छाया बनती है, उसे हम प्रच्छाया कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा भाग होता है, जो चारों तरफ ब्लैकिश कलर का दिखाई देते हैं, इसको हम उपछाया कहते हैं। अब बात करेंगे प्रकाश में छाया और उपछाया के टर्म में। छाया और उपछाया के टर्म में यहाँ पर हम लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है इसको भी जानेंगे, क्योंकि पूरा लॉजिक वही है। तो समझे, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण क्या है पहले जानिए। पहले इस चित्र को वाच कीजिए। ये सूर्य है और ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। जब सूर्य ग्रहण कब होता है? जब जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, तो इसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। देखो छाया पड़ रही है, यहाँ से चलने वाला ये प्रकाश स्रोत है, ये छोटी बॉल है, तो बॉल से प्रकाश चलेगा तो कहीं ना कहीं एकत्रित होगा। जब एकत्रित होगा तो पृथ्वी पर पड़ेगा, तो इसे इस घटना को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। चलो इसको पढ़ लेते हैं। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस क्रम में जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में इस प्रकार आ जाएं, यानी ऐसे सीध में रहें कि सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा हो जाए, तो इसमें एक प्रच्छाया पृथ्वी पर बनती है, ठीक है ना। और ये प्रच्छाया जो है क्या कहलाती है? प्रच्छाया, एक छाया बनती है, इसकी प्रच्छाया बनती है। देखो ये बन गई प्रच्छाया, बोलो, और ये बनी उपछाया। तो प्रच्छाया के साथ जो उपछाया होती है, बन रही बेटा, और जो उपछाया होती है इस घटना के कारण पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, यानी पूरा अंधेरा हो जाता है। जिस भाग पे पड़ेगा यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा। जब अंधेरा होगा सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचेगा, यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुँच रहा है, तो इसका जो कारण है वो है चंद्रमा। तो इस ग्रहण को, यानी ना पहुँचने की क्रिया को, प्रकाश नहीं पहुँच रहा है, इसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। बोलो आ रहा है बेटा? और सूर्य ग्रहण कब होता है? कोई पूछ ले क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो आप बताओगे अमावस्या, जो काली रात होती है वो एक्चुअल में कौन सी रात होती है? सूर्य ग्रहण की। अगला, सूर्य ग्रहण में कभी नंगी आंखों से, यानी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के हम नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये सीधे हमारी आंखों को क्या प्रभावित करती हैं, और इसके लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है, टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप, या आप लोग क्या करें, डायमंड रिंग वगैरह करें, डायरेक्ट ना देखें, इनडायरेक्टली वे में देखें इसको, ठीक है। तो अगला होगा चंद्र ग्रहण। तो आपको समझ में आ रहा होगा चंद्र ग्रहण में क्या होता है? चंद्रमा और सूर्य फिक्स है। जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण, पृथ्वी आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण। तो पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस कंडीशन में आ जाए तो इसमें क्या होता है? पृथ्वी की जो छाया होती है वो चंद्रमा पर पड़ती है, तो चंद्रमा पर पड़ने की वजह से कुछ भाग दिखाई देता है, कुछ भाग नहीं दिखाई देता है। जो भाग दिखाई देता है, ठीक है ना, इस तरीके से देखते होंगे 15 दिन तक चंद्रमा अपनी शक्ल बदलता रहता है, कभी छोटा, कभी मोटा, कभी गोल, कोई कभी हंसियानुमा, इस तरीके की संरचना में होता है। तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। दोनों कंडीशन समझ में आया? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो कौन सा ग्रहण होगा? सूर्य ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो कौन सा ग्रहण होगा? चंद्र ग्रहण। अब बात करते हैं परावर्तन।
तो परावर्तन की बात करें, कोई चिकनी सतह है और उस चिकनी सतह पर अगर आप टॉर्च से लाइट मारते हैं तो आप क्या देखते हो कि टॉर्च से लाइट मारने पर प्रकाश पुनः जो है वापस आने लगता है, यानी पहले ही माध्यम में वापस आ जाता है। टकराएगा, टकराने के बाद फिर बाहर होगा। ना मानो तो एक एक्सपेरिमेंट कर लो, कांच है और कांच में आप लाइट मारिए तो कांच से, यानी कांच का अगर सामने दीवार में लगा हुआ है फ्रेम और उसमें आप क्या मारें, टॉर्च मारने पर क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, पीछे की तरफ आ जाएगा। तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। मतलब जब कोई प्रकाश टकराने के बाद पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट आए तो इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पढ़ लीजिएगा। अब परावर्तन के लिए ये 2 पॉइंट देखो यहाँ पर दिया हुआ है। ये समतल सतह है, प्रकाश की किरणें होंगी, यहाँ से आएंगी, पड़ेंगी, टकराएंगी, वापस चली जाएंगी। और जब लकड़ी के तख्ते में इस तरीके से उबड़ खाबड़ कंडीशन हो तो प्रकाश की किरणें सीध रेखा में इस तरीके से नहीं जाएंगी। जैसे ये पड़ा ये गया, ये पड़ा ये गया, एक सीध में जा रहे हैं, तो ऐसी किरणें इस तरीके से नहीं जाएंगी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसे क्या कहते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसके लिए एक्सपेरिमेंट आप देखते रहिए, इसको पढ़िए। कागज़ की एक लाइन लीजिए, ये कोई तख्ती समतल दर्पण बना हुआ है और इसमें क्या करेंगे, इस तरीके से पिन लगाते रहिए। एक कांच का गुटका है जिसको फिट कर दीजिए, देखेंगे तो एक लाइन में एक जो है पिन लगाते हुए चले जाएंगे। आपको पिन सीधी करनी है, जैसे सीधी रेखा में लगाओगे एक्चुअल में यहाँ टकराने के बाद में ये प्रतिबिंब बनाता है और प्रतिबिंब बनाने की स्थिति में ये पिनें क्या हो जाएंगी, सीधी दिखाई देती हैं। ठीक है ना? फिर बात करते हैं कुछ पॉइंट है। देखिए, यदि प्रकाश की किरण ये जा रही है और समतल सतह पर टकराई है, टकराने के बाद वापस आती है, तो जिस बिंदु पर टकराती है अगर उस बिंदु से एक काल्पनिक रेखा सीधी खींच लिया जाए तो इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। और जो किरण जा रही है इसको कहते हैं आपतित किरण, और टकराने के बाद वापस आ रही इसको कहते हैं परावर्तित किरण। तो अभिलंब से ये जो बीच की लाइन है क्या कहेंगे, अभिलंब। यानी n क्या है, अभिलंब है, a क्या है, आपतित किरण है, यानी आने वाली किरण। परावर्तन के बाद जा रहे हैं इसको क्या कहेंगे, परावर्तित सी किरण है। तो इसके बीच में अगर अभिलंब खींच लें तो अभिलंब से एक प्रकार का कोण बनाती है और इसको कहते हैं आपतन कोण, और इधर बनाती है इसको कहते हैं परावर्तन कोण। तो समझ लो, एक इसके लिए 2 नियम हैं। क्या नियम है? देखो, जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराती है, टकराने के बाद पुनः वापस हो जाती है, इस घटना को परावर्तन कहते हैं। तो आपतित किरण जो जा रही है वो परावर्तित हो रही है, अगर इसके बीच में एक लाइन खींच दे इसको अभिलंब कहते हैं, दूसरे से जो है एक एंगल बनाएगा जिसका एंगल हमेशा सदैव समान होता है। यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण की क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण की क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात इसका नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर बनते हैं। दूसरा एक नियम बनता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये नियम है परावर्तन का नियम, इसको कहते हैं परावर्तन का नियम। जब हम प्रतिदिन दर्पण के सामने बैठते हैं तो देखते हैं कि दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। आपको नहीं दिख रहा होगा, आप कंघी करते हो तो कंघी सामने करके देखो, ये सामने देख रहे हो, ये हमको रिवर्स में देख रही है। ये जो प्रतिबिंब बन रहा है हमको रिवर्स में देखता है, अर्थात ये उल्टा बन रहा है। ऐसे खड़े हैं, ये हमारे तरफ आ रहा है, कोई व्यक्ति सामने हो और घूम करके मेरे सामने पीछे खड़ा हो, मतलब आगे खड़ा हो मुँह करके, हम उसके पीछे अगर घूम के सामने आ जाए तो क्या कहेंगे, उल्टा हो गया, यानी मेरे सामने वो उल्टा हो रहा है। एक एग्जाम्पल आप देखते होंगे, किसी भी बुक को अगर दर्पण के सामने रखते हो तो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा। तो कहने का मतलब दर्पण सदैव समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा बनाता है। फिर बात करते हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है, जरा इसको जाने। अवतल दर्पण क्या होता है इसके बारे में जाने। देखिए, दर्पण जब बनाया जाता है तो किसी न किसी कांच के गोले को काट करके बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, कांच के गोले को काट करके दर्पण का निर्माण किया जाता है। तो जब कांच के गोले को काट करके दर्पण का निर्माण करेंगे तो ऐसी स्थिति में देखिए, ये कांच का गोला है, ये कांच का क्या है, गोला। अब कांच के गोले का इतना पार्ट हमने काट लिया,
और इधर से भी काट लीजिए, मान लीजिए दूसरा गोला है, इधर से काट लिया। अब क्या करते हैं दोनों कंडीशन में, अगर यहाँ पर कंडीशन ये हो, ये कांच का गोला है, तो कंडीशन क्या हो जाए, कंडीशन ये हो जाए कि कांच के गोले में एक तरफ पुताई कर दें, तो पुताई करने पर कंडीशन क्या बनेगी, अंदर की तरफ भाई, या तो अंदर की तरफ पुताई करोगे या तो बाहर की तरफ पुताई करोगे। तो कटे हुए भाग में यदि अंदर से पुताई कर रहे हैं तो ये हो जाता है अवतल दर्पण, अंदर से पुताई कर रहे हैं। यदि बाहर से पुताई कर रहे हैं, सॉरी ये होता है उत्तल, यदि अंदर से करेंगे पुताई और बाहर की तरफ सपाट रहेगा तो उसे कहेंगे उत्तल दर्पण। अगर अंदर से बाहर से कर रहे हैं, अंदर सपाट है, तो ऐसी कंडीशन में अवतल दर्पण। तो जानिए, ये देखिए सपाट है, इसके बाहर की तरफ नहीं पॉलिश कर रहे हैं, अंदर से पॉलिश करेंगे, और अंदर से पॉलिश करेंगे कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। अगर बाहर से पॉलिश करेंगे कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या, तो समझ लीजिए, मान लीजिए गोला है और इस गोले को बनाने के लिए कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु होगा, और अगर हम इस केंद्र बिंदु को मान करके एक गोला खींचे, एक गोला खींच रहे हैं, एक गोला खींच रहे हैं, तो गोला खींचने पर क्या होगा, जिस बिंदु से पूरा गोला बनता है उसका जो मध्य बिंदु होता है वही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। और केंद्र से दर्पण के बीच की दूरी को हम कहते हैं क्या, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या। भाई ये क्या है, डायमीटर, और डायमीटर का हाफ करेंगे क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी। तो कहें त्रिज्या, तो डायमीटर से जो ये लाइन खींची जा रही सीधी, दर्पण के जिस बिंदु पर टकराएगी उस बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। माना ये M1 M2 क्या है, दर्पण है, तो दर्पण केंद्र C से जो बिंदु केंद्र C बन रहा है, इससे एक अगर सीधी रेखा खींचते हैं, जिस बिंदु पर ये टकराती है उसको ध्रुव कहते हैं, और इस दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सेम कंडीशन इधर भी है, ये C है, ये ध्रुव है, और ये R है। R का मतलब क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। तो ये रहा गोली दर्पण। तो गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, यदि पॉलिश अंदर की जाए तो उत्तल दर्पण होगा, यदि पॉलिश बाहर की जाए तो अवतल दर्पण होगा। अब बात करते हैं कि इनके कुछ टर्म्स होते हैं। जैसे वक्रता केंद्र हमने बताया कि जिस गोले से काट करके इसको बनाया गया है, तो गोले का मध्य बिंदु ही क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या। यहाँ से इसकी दूरी वक्रता त्रिज्या होती है, और ये क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। बात ध्रुव की करें तो ध्रुव को आपको बताया है, वक्रता केंद्र से जो जिस बिंदु पर दर्पण के टकराता है यानी काटता है उसे क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है, तो मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र से, यानी इस जो वक्रता केंद्र है, अगर ये पूरी रेखा खींच ली जाए, लाइन लंबी बढ़ा दी जाए, तो इसी को कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अच्छा, कोई ये वस्तु रखी है, वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो यहाँ से आने टकराने के बाद परावर्तित होंगी, और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, सारी किरणें जिस बिंदु पर टकरा करके मिलती हैं वही बिंदु कहलाता है फोकस। क्या कहलाता है, फोकस। तो तीनों पॉइंटों को फिर से समझिए। कोई आपसे कहे कि वक्रता केंद्र क्या है और मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, ध्रुव क्या है, तो समझ लीजिए। माना M1 M2 एक दर्पण है जिसके जो कि किसी गोले से काट करके बनाया गया है कांच के, तो गोले के केंद्र बिंदु जहां से कांच पूरा गोल दिखाई देगा, केंद्र बिंदु से अगर एक लाइन को खींच दिया जाए जो कि दर्पण के किसी भाग में से काटती है, तो अगर यहाँ काट रही है तो उसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। बोलो बेटा, समझ में आ रहा। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। और अगर इसको आगे की तरफ बढ़ा दें, इसी लाइन को आगे बढ़ा दिया जाए इस तरीके से सामने, तो इसको कहते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। फिर इसके बाद में यही कंडीशन इसमें दिया गया दूसरे में, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें आएंगी। अच्छा, उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनता है, और जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है उसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब, और दर्पण के सामने बनता है उसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। अर्थात जिस भी ऑब्जेक्ट का, जिस भी वस्तु का जो
जिस भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है अगर उसे स्क्रीन पर पर्दे पर प्राप्त कर लिया जाए तो पर्दे पर प्राप्त करेंगे तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, पर्दे पे प्राप्त करेंगे मतलब वास्तविकता में हम इसको देख रहे हैं, तो समझ रहे हैं। और जो पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पाते हैं वो क्या होगा, आभासी होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ से जो प्रतिबिंब बन रहा है फोकस ये है, अभी उस पर क्या कर रहे थे, फोकस आगे देख रहे थे। इसमें क्या होता है, चलने वाले प्रकाश की किरण टकराई, टकराने के बाद वापस हुई और जिस बिंदु से वापस होगी उसी से डॉट 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 पॉइंट खींचते चले जाइए, सारी लाइनें एक जगह मिलेंगी, इसको कहते हैं फोकस और प्रतिबिंब यहीं पर बनता है। अर्थात देखिए यहाँ पर डॉट 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 द्वारा बनाया गया, यानी दर्पण के पीछे बन रहा है, तो जो दर्पण के पीछे बनता है तो आभासी प्रतिबिंब होता है मेरे बच्चे, ठीक है, बोलो आया। और ये पॉइंट हम पीछे बना चुके हैं, बता चुके हैं आपको। फिर कंडीशन आती है ये कि वस्तु कहाँ रखी है और प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे। तो नीचे से शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करेंगे, नीचे से। पहली कंडीशन है यदि वस्तु अनंत पर रखी गई है, कहाँ रखी गई, अनंत दूरी पर रखी गई, अर्थात जो है काफ़ी दूरी पर है और उसका प्रतिबिंब हम देख पा रहे हैं, तो देखने के लिए क्या करते हैं, देखेंगे यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण यहाँ टकराती हैं, टकराने के बाद में वापस लौट जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ टकराएगी बेटा, दूसरी ध्रुव पे टकराएगी, वो भी परावर्तित होगी। तो जब ये प्रकाश और ये प्रकाश जिस बिंदु को आपस में काटता है वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनता है। और अनंत, तो इसको देखने से आपको क्या पता चला, अनंत दूरी पर स्थित प्रतिबिंब का, वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो हमेशा उल्टा, और ये बड़ी वस्तु होगी तभी तो देख रहे हैं, तो उल्टा, छोटा एवं वास्तविक बनती है। अगली बात करते हैं, जब वस्तु कहाँ रखा जाए, ओ बिंदु पर रखी है, कहाँ है, केंद्र बिंदु से पीछे, अर्थात अनंत तथा केंद्र बिंदु के बीच में रखी है। अनंत इधर साइड में कुछ भी दूरी अनंत ये हो जाएगी, और ये क्या है, केंद्र बिंदु। तो जब वस्तु अनंत तथा केंद्र बिंदु के बीच में रखी जाती है तो उससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो जो है फोकस तथा केंद्र बिंदु के बीच में बनता है, जो उल्टा वास्तविक होता है। कैसा होता है, उल्टा और वास्तविक और वस्तु से छोटा। दूसरी बात करते हैं, अगर ओ बिंदु पर यहाँ पर सी पर रखा जाए, यानी अब प्रतिबिंब ओ के बजाय सी पे रखा जाए, ये सी पॉइंट पे, तो सी पर यहाँ पर ओ लिखा है, एक्चुअल में यहाँ पर सी होना चाहिए। ओ क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और ये पॉइंट क्या है, सी है। तो कोई वस्तु अगर सी पर रखी जाए तो इसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा, जितना बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब उल्टा बनता है, और उल्टा बनेगा तो नीचे बनेगा, यानी सी पर रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा तथा सी बिंदु पर ही बनेगा। बोलो आ रहा है कि नहीं, यस बेटा, समझ में आ रहा है, कहाँ बनेगा, सी बिंदु पर ही बनेगा। तो ये प्रतिबिंब की स्थिति कौन सी है, जब सी बिंदु पर हो। आगे बात करते हैं, जब वस्तु कहाँ फोकस पे रखी हो, तो फोकस पर जो वस्तु रखती है वो फोकस पर रखने पर वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अनंत पे थी, तो अनंत पे थी तो कहाँ बन रही थी, फोकस पर। बोलो, अगर फोकस पे होता है तो अनंत पर बनता है। अब जानिए, ये फोकस पे कोई वस्तु रखी गई, इससे चलने वाली प्रकाश की किरण कहीं पीछे यहाँ कहीं बनाएंगे प्रतिबिंब, अर्थात दूरी पर बनाएंगे, तो इसे कहते हैं अनंत पर बना रहा। और अगर P तथा F के बीच में होता है तो इसका प्रतिबिंब इसका प्रतिबिंब वास्तविक आभासी बनेगा, और कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो ये अवतल दर्पण की कुछ कंडीशन है जिनको आपको सीखना है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के द्वारा बता चुके हैं किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनेगा, और कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, अर्थात ये कैसा होता है, आभासी। तो ये जो समझाने वाली चीज़ें थी आपको हमने समझा दी। इसके बाद में इसकी एक्सरसाइज के ऊपर चर्चा करते हैं। तो एक्सरसाइज देख लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके जो है इसे नोट करके अपनी कॉपी में बना लेंगे। तो पहला पॉइंट है, सूर्य और तारे प्रकाश स्रोत हैं, जबकि जलती हुई मोमबत्ती और विद्युत बल्ब प्रकाश स्रोत हैं। तो भैया आपको बताया सूर्य तारे कैसे हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं, और ये हमारे बनाए हुए बल्ब वगैरह हैं, इसलिए कृत्रिम होंगे। दूसरा होता है वस्तुएं स्वयं प्रकाश देती हैं। आपको बताया कौन सी वस्तुएं,
दीप्त वस्तुएं स्वयं प्रकाश देती हैं, जबकि अदीप्त वस्तुएं स्वयं प्रकाश नहीं देती हैं। सूर्य ग्रहण दिखाई देता है जब कहाँ हो जाता है, सूर्य के बीच में, यानी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो इसे कहेंगे सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है, पूर्णिमा में। पूर्णिमा में पूरा चांद है ना, बोलो। प्रकाश की चाल कैसी होती है, तीव्र होती है, बहुत तीव्र प्रकाश की चाल होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो कुछ ऑप्शन इसमें जो टिक हैं वो सब गलत भी होंगे, तो आप लोग देखते रहिए, ऐसे मत लिख लीजिएगा, वीडियो को देख देख करके ही इसको लिखिएगा। तो वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाला प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है, तो कम प्रकाश जाए तो क्या कहते हैं बेटा, पारदर्शी तो आर पार चला जाता है, प्रदीप्त प्रकाश आता है, अपारदर्शी क्या होता है, प्रकाश नहीं आर पार जाता है, अल्पपारदर्शी से कुछ प्रकाश आर पार जाता है, तो इसका विकल्प क्या होगा, अल्पपारदर्शी। किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती है, तो आपको बताना उपछाया। भैया सूर्य से अगर डायरेक्ट लाइट आ रही है तो कोई भी उपछाया नहीं बनेगी, क्योंकि उपछाया बनेगी तो अंधेरा हो जाएगा। अगली बात करें, जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तो उसे क्या कहते हैं, तो आपको पता है, उसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। कौन सा चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण, यानी चंद्रमा अंधेरे में चला जाता है। उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो अभी बताया कि उत्तल दर्पण कहाँ बनता है, वक्रता के तथा मुख्य फोकस के मध्य में बनता है, और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। फिर बात करते हैं कथन पे विकल्प सही टिक करना, गलत टिक करना। तो आपतित कण, परावर्तित कण तथा अभिलंब एक ही तल पर क्या आपने पढ़ा था, मिलते हैं, और यहाँ पर क्या दिया, नहीं होते हैं, तो ये गलत हो गया। समतल दर्पण द्वारा प्रकाश बनने वाले प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल गलत। समतल दर्पण से हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। अवतल दर्पण से प्राप्त किया जाता है।